अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अगर आपके घर में भी औरतें हैं, आपकी बहन है, आपकी बीवी है या आपकी बेटी है, तो नाज़रीन ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, और अगर वो बग़ैर आपके इजाज़त के घर से बाहर जाती हैं तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 वर्षीय लड़की एडमिट है, जिसके इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, जिसके साफ़ सफाई के लिए महिला कर्मी, जिसके देख रेख के लिए महिला कर्मी, यूँ कहें कि उसके हर काम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ महिला कर्मी को ही रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस इलाजरत पीड़ित लड़की को पुरुष जाति से ही नफ़रत है। मतलब उसके आसपास अगर पुरुष का आवाज़ भी जाता है ना, तो रोने लगती है, सहम जाती है, डर जाती है। उसके इस दशा और दुर्दशा को देख के कहीं न कहीं उसके हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला को ही वहाँ पे रखा गया है। आखिर पुरुष से उस 14 वर्षीय लड़की को, उस 14 वर्षीय पीड़िता को क्यों नफ़रत है? यकीन मानिए, जब इस पूरी दुखद कहानी को आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी रूह काँप उठेगी, आपकी अंतरात्मा अंदर से आपको झकझोर देगी और आपको कहीं न कहीं पुरुष जाति से ही नफ़रत होने लगेगा, जैसे उस लड़की को हो रहा है। यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की बनवाड़ी थाने क्षेत्र की है। एक 14 वर्षीय लड़की जो अपने माँ बाप के साथ वहाँ पे रहती है और उसके माँ बाप नर्सरी में काम करते हैं, मतलब पौधों की देखभाल करते हैं। उस रात अपने दोस्त से मिलने के लिए लड़की पुणे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। काफ़ी देर प्रतीक्षा करती है अपने दोस्त का। जब उसका दोस्त वहाँ पे नहीं आता है तो वो टेंशन में पड़ जाती है। इस बात को लेके वो चिंतित हो जाती है और वहीं पास में ही बैठ जाती है। अचानक से एक 30 वर्षीय ऑटो ड्राइवर का नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ता है। वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम किसी न किसी परेशानी में हो। क्या परेशानी है? क्यों चिंतित हो? क्यों इतना परेशान हो? बताओ। तो वो महज 14 साल की वो लड़की कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बात से अनजान होती है, दुनियादारी का उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इसलिए वो कहती क्या है, बल्कि वो सच बता देती है कि हम बिना बताए अपने घर से निकले हुए थे और मुझे लगा कि हम रात होने से पहले ही घर अपने दोस्त से मिलकर चले जाएंगे। हम दोस्त का काफ़ी देर तक प्रतीक्षा किए, वेट किए, इंतज़ार किए, तब तक वो नहीं आया और इस बात की चिंता मुझे सता रही है कि मेरा दोस्त अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आया। उसके इस बात को सुन के ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर से उस लड़की के पास आता है और न सिर्फ आता है, अपने साथ पानी का एक बोतल भी लेके आता है और वो बोतल उस लड़की की ओर बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारा दोस्त बाहर खड़ा है, उसको आने में लेट हुआ, इस बात से उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता है। इस बात से उसको डर लग रहा है कि तुम उसको डांटने लगोगी, तुम उसको बोलने लगोगी। इस बात से कहीं ना कहीं उसके अंदर वो हेजिटेशन आ गया है, वो इस बात से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और इस वजह से वो तुम्हारे पास डायरेक्टली नहीं आना चाहता है। चलो हम तुम्हें मिलवाते हैं, लेकिन इसके पहले तुम लोग पानी पी लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यासी होगी, तुम पानी पी लो। वो लड़की प्यासी तो थी ही, भूख भी उसको लगा था, तो पानी लेने के बाद वो लड़की वो पानी पी लेती है और न सिर्फ पानी पीती है, बल्कि पानी पीने के बाद वहाँ से उस ऑटो ड्राइवर के साथ ये सोच के जाने लगती है कि जो हमारा दोस्त हमसे मिलने आया है वो अगर हमारा इंतज़ार बाहर ही कर रहा है तो हम जाके बाहर ही मिल लेते हैं। वो जैसे ही वहाँ से निकलती है, कुछ दूर चलने के बाद उसके सर में चक्कर आने लगता है, उसका सर दर्द करने लगता है और चक्कर आने के ही दौरान वो गिरने की स्थिति में हो जाती है। जब तक वो गिरने की स्थिति में होती है, जब तक वो गिर जाती है गश्त खाकर, उसके पहले ही वो ऑटो तक पहुँच जाती है और ऑटो ड्राइवर उसको ऑटो में न सिर्फ बैठाता है, बल्कि ऑटो में बैठा के वहाँ से जंगल की ओर सुनसान रास्ते में लेके चला जाता है और वहाँ ले जाकर उसके साथ रेप करता है। नशे की हालत में वो लड़की थी, उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसी बीच 1-2 बार नहीं बल्कि 3-4 बार वो ड्राइवर उसके साथ उस घटना को अंजाम देता है और इसके बाद वहाँ से फिर दोबारा उसी ऑटो में बिठा के उस लड़की को लेके एक लॉज में जाता है। लॉज रूपी होटल का छोटा सा एक होटल था
और उस लॉज में पहले से ही कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उस लड़की को एक कमरे में ले जाया जाता है और उस कमरे को बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद उस लड़की को पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर दिया जाता है, मतलब उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। और कपड़ा उतारने के बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर उसके साथ एक बार फिर से वो कृत्य करता है जो कि वो पहले जंगल में कर लिया होता है। और जब वो कृत्य करके निकलता है तो एक एक करके उस कमरे में, उस लॉज के कमरे में, उस होटल के कमरे में 12 लड़के, एक एक करके 12 लड़के बारी बारी से जाते हैं और उसके साथ बारी बारी से की घटना को अंजाम देते हैं। इस बीच लड़की चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, भूखे प्यासे तड़पती है, लेकिन उसके इस चीख पुकार को सुन के कोई वहाँ पे नहीं आता है। उसकी चीख तो बाहर जा रही होती है। कहीं होटल के जो मालिक होते हैं, जो अन्य लोग भी वहाँ पे ठहरे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस बात की अंदेशा ज़रूर हो जाती है, पता ज़रूर चल जाता है लड़की के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी उस कमरे में हो रही है। लेकिन ये जान के भी बिल्कुल अनजान रहते हैं, मानो उस कमरे में कुछ हो ही नहीं रहा हो। इंसान के रूप में छिपे उन भेड़ियों के अंदर जो एक आत्मक प्रवृत्ति की मनोवृत्ति भरी हुई थी, कहीं ना कहीं वो मनोवृत्ति साफ साफ देखने को मिलता है। इसके बाद सुबह हो जाता है, सुबह और 8 जैसे ही बजता है फिर से उस कमरे में 12 लोगों का आना जाना फिर से प्रारंभ हो जाता है। दिन का सिलसिला जैसे ही शुरू होता है, एक एक करके 12 के 12 लोग फिर से दोबारा आते हैं और फिर उसी घटना को अंजाम देते हैं। तब तक लड़की चीखती है, तड़पती है, मतलब हर वो प्रयास करती है उन चंगुल से निकलने का, लेकिन उसका सारा प्रयास निरर्थक जाता है। जब पूरी तरीके से वो ऑटो ड्राइवर के साथ साथ वो 12 के 12 लड़के तृप्त हो जाते हैं, तृप्त होने के बाद वो लड़के, उसमें से एक लड़का जिसको उस लड़की के ऊपर दया आ जाता है, वो उस लड़की को ले जाके दादर स्टेशन पर छोड़ देता है। और जैसे ही दादर रेलवे स्टेशन पे वो लड़की पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपने आप को थोड़ा सा सहज पाती है, अब हम समय रहते अपने घर पहुंच जाएंगे। एक बड़ा हादसा मेरे लाइफ में हुआ, उस हादसा से अब हम निकल चुके हैं, ऐसा अपने आप में उसको लगता है, ऐसा वो कयास लगाती है। लेकिन अभी जो उसके साथ जो घटना और घटने वाली है, इस घटना से वो बिल्कुल भी अनजान रहती है। अभी उसके लाइफ में और कुछ होने वाला है जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। वो लड़की उसी हालत में वहाँ पे पड़ी हुई रहती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ऐसे ही उसके बाल बिखरे रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो कपड़ा है वो भी फटा हुआ रहता है। उसके इस दशा को देख के कोई भी एक आम इंसान समझ सकता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसी हालत में दादर स्टेशन के जो सफाई कर्मी होते हैं, उसमें से 2 सफाई कर्मी की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है, और उस हालत में देख के जो 2 सफाई कर्मी होते हैं उसको वहाँ से ये कह के ले जाते हैं कि चलो हम तुमको बाहर तक छोड़ आते हैं, और उसको बाहर नहीं ले जाकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। इस घटना को सुन के, कहीं ना कहीं इस घटना को देख के आपकी भी अंदर से रूह जरूर कांप रही होगी। अब जब पूरी तरीके से दोनों सफाई कर्मी अपने काम में तृप्त हो जाते हैं, अपने मंसूबे में पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से उस लड़की का उपभोग कर लेते हैं, इसके बाद उस लड़की को दादर स्टेशन पर ही एक ट्रेन आके लगी रहती है जो कि चंडीगढ़ जाने वाली होती है। उस ट्रेन में उस लड़की को बैठा देते हैं। ट्रेन वहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और इस बीच एक कोने में लड़की बैठी हुई उसी बदहाल में, उसी अवस्था में बैठी हुई रहती है। और इस बीच ट्रेन अपने पूरी रफ्तार से, अपने पूरी वेग से चल रही होती है, और इस बीच ट्रेन में बहुत लोग चढ़ते हैं, बहुत लोग उतरते हैं, बहुत लोग जाते आते रहते हैं, उस लड़की को देखते भी हैं, लेकिन कोई उस लड़की से ये तक नहीं पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है। जबकि उस समय उस लड़की को किसी न किसी के मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उस समय उस लड़की की मदद कोई कर देता तो शायद वो लड़की बच गई होती। जब ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर रुकने वाली होती है, उसके पहले ही एक जीआरपी के स्टाफ का नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ता है, और जैसे ही उस जीआरपी के स्टाफ का नज़र उस लड़की पे पड़ता है, उसके वर्तमान स्थिति को देख के जीआरपी वाले इस बात को समझ जाते हैं
कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ कुछ बड़ा हुआ है। और ये जान के, ये सोच के, ये समझ के वो स्टाफ लड़की के पास जाता है और उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन करता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है, तुम किस समस्या से गुजर रही हो, तुमको क्या परेशानी है। लड़की ये बात सुनने के बाद उसकी बात को इग्नोर करती है और बोलती है हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, हम किसी भी परेशानी में नहीं है। चूँकि उस लड़की को पुरुष जात पे भरोसा ही नहीं रह गया था, क्योंकि पिछले 48 घंटे के उसके भरोसा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया था वो इस बात को भली भांति जानती थी। और ये पुलिस वाले भी हमारे साथ कुछ ऐसा न कर दें, इसलिए अपने बात को वो बताना नहीं चाहती थी। लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके थे और वो इसी बीच ट्रेन जब चंडीगढ़ स्टेशन पर रुक जाती है, चंडीगढ़ स्टेशन ही उसका उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज होता है, वो लड़की वहाँ से ट्रेन से उतर जाती है और उतरने के बाद वहीं रेलवे स्टेशन में कहीं ना किसी कोने में जाके वो बैठ जाती है और वो जीआरपी वाला तब तक उसके ऊपर नज़र बनाए हुआ है। उसी बीच अपने मोबाइल फ़ोन से इस बात की सूचना वो कहीं ना कहीं CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो लोग होते हैं उनको इस बात की सूचना अपने फ़ोन से वो दे देता है कि एक लड़की विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई है और वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। कुछ देर के बाद CWC के जो अधिकारी, महिला अधिकारी होती है वहाँ पे पहुँच जाती है और न सिर्फ पहुँचती है, पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट उस लड़की के पास पहुँचती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है। इसके बाद कहीं ना कहीं उसके भरोसे को और उसके विश्वास को जीतती है, उसको दुलारती है, पुचकारती है, उसको अपने भरोसे में लेती है और इसके बाद कहती है कि बेटा बताओ तुम्हारे साथ क्या समस्या है। वो लड़की अपनी आप बीती बताना प्रारंभ करती है। घर से जब से वो निकली थी और चंडीगढ़ जब वो पहुंची, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ तक पहुंचने की सारी एक एक बात को, एक एक घटना को, जो भी उसके साथ पूर्व में घटित हुई है, उस सारे घटना को बड़े सहजता के साथ सुना देती है। जब वो इस पूरे मामले को, पूरे बात को जब बता रही होती है तो उसके इस बात को सुन के जो CWC की जो महिला अधिकारी होती है वो रोने लगती है। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं, इस सारे घटनाक्रम को देख रहे होते हैं, सब के सब रोने लगते हैं। पुलिस वाले भी रोने लगते हैं, क्योंकि इतने बड़े सदमे से वो लड़की बाहर निकल के अभी आई है और फिर भी अभी भी वो लड़की लड़ रही है। और कहीं ना कहीं रोने वाली बात है भी, जिस भी बहन के साथ, जिस भी बेटी के साथ इतना बड़ा दर्दनाक वारदात होगा, इतना बड़ा भयानक हादसा होगा, वो रोएगा नहीं, उसके आँख से आंसू नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा। निकलेगा भी तो उन दरिंदों के लिए कहीं ना कहीं बद्दुआ ही निकलेगा। और अगर निकलेगा भी तो शासन, प्रशासन और भारत की न्यायालय से सख्त सज़ा की मांग और गुहार ही निकलेगा। उधर जब लड़की अपने घर से गायब होती है तो इस बात की सूचना उसके घर वाले जाके अपने नज़दीकी बनवाड़ी थाने में इस बात की सूचना देते हैं। अपने लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट उस थाने में दर्ज करवाते हैं। पुलिस अपना अनुसंधान वहाँ पे प्रारंभ करती है। जितने भी आसपास के CCTV फुटेज होते हैं उसको खंगाला जाता है। लड़की का जो मोबाइल होता है उस मोबाइल के आधार पर भी उसका जो CDR होता है वो निकाला जाता है। तमाम तरह के जो भी पुलिस के जो प्रारंभिक जो काम होते हैं, जो प्राइमरी काम होते हैं, उन काम को किया जाता है। पुलिस अपना हाथ पांव मारती है, लेकिन उसके बाद भी इस बात का पता नहीं चल पाता है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ गई। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी थाना क्षेत्र में कांटेक्ट करती है। चंडीगढ़ से उस लड़की को बाय फ्लाइट लेके लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई में उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और वहाँ पे एडमिट कराने के बाद वो लड़की इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, इतने बुरे दौर से वो गुजर रही थी। जो भी कृत्य हुआ था उसके साथ, कहीं ना कहीं अब उसको पुरुष जाति से ही नफरत हो गया है। जैसे ही कोई भी पुरुष उसके पास जाता है वो रोने लगती है, डर जाती है, सहम जाती है, वो कांपने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है, सिर्फ ये जान के कि सामने वाला महिला नहीं है, पुरुष है। मतलब पुरुष जाति से उस लड़की को इतना ज़्यादा डर हो गया है। उस हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके इलाज के लिए, उसके देख रेख के लिए, उसके रूम के सफाई के लिए सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही या महिला स्टाफ को ही वहाँ पे रखा जाता है, ये जान के कि अगर कोई पुरुष यहाँ पे रहेगा तो फिर इतना जल्दी ये लड़की रिकवर नहीं कर पाएगी। इधर पुणे की जो पुलिस होती है वो अपना अनुसंधान जारी रखती है और अंततः पुलिस का ये सार्थक प्रयास कहीं ना कहीं रंग भी लाया है। पुलिस ने लगभग 100 से 150 से 200 CCTV फुटेज खंगाले। पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर जो CCTV कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरा को जब खंगाला गया तो कहीं ना कहीं एक ऑटो में एक लड़की
वहाँ से बाहर निकलते हुए उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखती है। उस नंबर से कहीं इस बात का पता किया गया कि उसका ड्राइवर कौन था, और न सिर्फ पता किया गया बल्कि समय रहते उस ड्राइवर तक पुलिस पहुंच भी जाती है, और उस ड्राइवर को पुलिस, उस 30 वर्षीय ड्राइवर को पुलिस पकड़ भी लेती है। और जब ड्राइवर को पकड़ती है तो ड्राइवर को पकड़ने के बाद वो 30 वर्षीय ड्राइवर इस घटना में जितने भी लोग संलिप्त हैं उन सब का बारी बारी से नाम वो रखना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद न सिर्फ वो ड्राइवर बल्कि जितने भी 12 के 12 लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस पकड़ के जेल भेज देती है। उसके बाद लड़की ने जो बयान दिया था, दादर रेलवे स्टेशन के जो दो सफाई कर्मी थे उन दोनों ने भी उसके साथ कृत्य किया था। तो इस बात को लेकर लड़की के उस बयान पर पुलिस कार्रवाई करती है और कहीं ना कहीं जाके दादर रेलवे स्टेशन से उन 2 सफाई कर्मियों को भी अपने हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेने के बाद उसको जेल भेज देती है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा महाराष्ट्र पुलिस और पुणे पुलिस को, जिन्होंने इस पूरे मामले को बड़े ही गंभीरता से लिया और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे मामले से पर्दा उठाने का काम किया। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उस जीआरपी के जवान की, जिन्होंने उस लड़की के ऊपर नज़र गड़ाए रखा और इस बात की सूचना चाइल्ड हेल्थ केयर में दिया। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के उस महिला ऑफिसर की, उस महिला अधिकारी की, जो समय रहते न सिर्फ उस लड़की के पास पहुँची बल्कि उस लड़की को उस पूर्व में चल रहे उसके उस सदमे से भी बाहर निकाली और उसको कहीं न कहीं एक कंफर्ट जोन में लेके आई, जहाँ से अपनी हर वो बात बड़े सहजता से और सरलता से वो बता पाई। तो नाजरीन, किस तरीके से ये बात इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ लोग हवस के पुजारी और इंसानी शक्ल में दरिंदे बने बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके घर की ख़वातीन को ऐसे दरिंदों के शर से महफूज फरमाए, हमारी इस बहन को इंसाफ अता फरमाए और उन दरिंदों को नीस्त व नाबूद फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।